हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे। ये थोड़ा लेट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिसंबर का करंट अफेयर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। इसके 1-2 दिन बाद ही जो है जनवरी वाला भी करंट अफेयर बन गया है, बस अपलोड करना है, उसको कर दिया जाएगा। और ये इसी वीडियो के लास्ट में कुछ यूपी के स्पेशल थोड़ा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं यूपी के करंट से, तो उसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस या जो भी यूपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेखपाल वगैरह, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे नोट्स वगैरह जो है ग्रुप जो एक ही चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए जो भी चीज़ें हैं वहीं पर आपको मिलेंगी। नंबर ये वाला दिया हुआ है 6375412344, इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। उसमें आप यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल लिख दीजिएगा या लेखपाल ग्रुप डिटेल, एक ही ग्रुप है, आपको वहीं से चीज़ें मिलेंगी। जो एग्ज़ाम लास्ट में होगा तब तक वो ग्रुप चलेगा, मतलब लेखपाल या यूपी पीसीएस। चलिए शुरू करेंगे। विश्व एड्स दिवस, ये रैंडम यहाँ पर जैसे जो जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, सारे डेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ रहता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जल्दी से देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी 2025 की थी, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। इस तरह से ये थीम है, थोड़ा सा लंबी इसलिए याद रखेगा। ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, पहली बार 1998 में मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। बीएसएफ, ये 61, ये याद रखिएगा कि कौन से मतलब कौन सा वाला मनाया गया है। तो 61वां ये बीएसएफ दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को, और स्थापना हुई थी बीएसएफ की 1965 में। फिर जो है 63वां नागालैंड दिवस, यहाँ पे भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 63वां ये नागालैंड दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में। फिर जो है दिव्यांगजन, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका थीम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, ये इसकी थीम है डिसेबिलिटी वाले डे की, 3 दिसंबर की। कभी कभी ये डेज जो होते हैं इसको अरेंज करने को आ जाता है कि कौन सा डे एक साल दिया है, कोई एक साल है उसमें कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, इसको सीक्वेंस में लगाइए। फिर जो है मानवाधिकार दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 1950 में मनाया गया था। इस बार की थीम थी ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स, ये मानवाधिकार दिवस की थीम है 10 दिसंबर की। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी बस डेट याद रखिए। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, डेट याद रखनी है। और इसी दिन ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था गोवा को। पुर्तगालियों का ये अड्डा हुआ करता था गोवा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, ये कहा जाता है 1961 में गए थे आज़ादी के बाद। फिर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्री गणितज्ञ जो थे श्रीनिवास रामानुजन, उनकी स्मृति में इसको मनाया जाता है। 2012 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है, 22 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो चौधरी चरण सिंह थे, उनकी 123वीं ये जयंती थी, याद रखिएगा नंबर, क्योंकि इससे जो महान व्यक्ति रहते हैं, कोई नेता रहते हैं, उनकी जो है ये जयंती के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर की थी ये वाली। तो ये जो है 123वें नंबर की थी किसान दिवस को जो मनाया गया। फिर जो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स थे, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, ये इस बार की थीम थी। स्पीडी डिस्पोजल ऐसे वर्ड आए तो समझ लीजिएगा नेशनल कंज्यूमर राइट डे का ये थीम है। 24 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। पूर्व जो हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती थी। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की 123वीं थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं थी। वीर बाल दिवस, ये चौथा ये इस बार मनाया गया, 2025 में चौथा ये वीर बाल दिवस मनाया गया था। 26 दिसंबर को इसको मनाते हैं और 9 जनवरी 2022 में ही इसकी हाल में ही घोषणा हुई थी, 2022 में घोषणा हुई थी, ये वाला चौथा है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको जो है उनकी वो हत्या की गई थी, उनका जो चुनवाया वगैरह गया था, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ये दिवस मनाया जाता है, वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को। फिर जो है 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ये जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में चले हैं। यहाँ पर याद रखिएगा डेट, खेलो इंडिया का ये 5वां यूनिवर्सिटी गेम था, यूनिवर्सिटी गेम की बात की जा रही है। उसके बाद फिर ये कहाँ पे मतलब पूरा खेला गया गेम सभी, तो ये राजस्थान में खेले गए। नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो चंडीगढ़। सेकंड पे रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की, और तीसरे नंबर पे रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की। तो यही जो है पंजाब वाली ही यूनिवर्सिटियाँ जो है नंबर 1 पे रही है, पहले पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है।
नवंबर दिसंबर में खेले गए गेम 5वें थे ये। फिर जो है संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन, इसका जो है इसके तहत COP11 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, भ्रष्टाचार निरोधक वाला सम्मेलन था इसका, ये COP11 था। हर उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं COP, हर अपने सम्मेलन का अलग अलग होता है, तो ये 11वां था इसका भ्रष्टाचार निरोधक का। तो दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ है दिसंबर में। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं नए, तो 13वें बने हैं ये राजकुमार गोयल, 13वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो हीरालाल सामरिया का स्थान इन्होंने लिया है। और ये जो सूचना आयोग है हमारा किसकी कब आया था, तो कौन से एक्ट से, तो जो 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार जो है इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, अभी काफ़ी चर्चा में थे ये, इनका निधन हो गया था 23 दिसंबर 2025 में। और छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे। हाल ही में 2024 में ही अभी इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ जीतने वाले ये पहले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे। और 1999 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। और ये जो इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये दीवार में एक खिड़की रहती है, इस कृति के लिए इनको मिला है। भगवान राम की 800 किलोग्राम की पेंटिंग को कहाँ से डाक द्वारा अयोध्या लाया गया है, और ये किस शैली में बनी है, तो बेंगलुरु से इसको लाया गया है। तंजावुर शैली में पेंटिंग बनी है श्री राम जी की, 800 किलो की है ये, 12 फीट की। फिर जो है चौथा WPL, जो महिलाओं वाला IPL होता है उसको WPL कह देते हैं, पता नहीं क्यों, IPL तो वो भी ही है, तो या फिर उसको मेंस वाला कर दिया जाए। WPL जो है चौथा ये खेला गया। 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी जो है इसमें कौन थी, तो दीप्ति शर्मा रहेंगी सबसे महंगी खिलाड़ी इस बार। और ये जो है UP वॉरियर्स ने इनको खरीदा है, मतलब वो किया है, अपनी टीम में लिया है, 3.20 करोड़ में इनको लिया है। और ये जो है WPL कब से कब तक चल रहे हैं, तो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक। अगला है यहाँ पे 14वां ये एक्वावेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो केरल में इसका आयोजन किया। एक्वावेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, 14वां था इस बार, केरल में आयोजित हुआ 2 से 15 दिसंबर के बीच में। नई रेपो रेट जारी हुई है जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। तो वर्तमान रेपो रेट क्या है, तो नई रेपो रेट है 5.25%। RBI के द्वारा इसको जारी किया जाता है, मौद्रिक नीतियाँ। फिर जो है UP गवर्नमेंट ने हिंदी साहित्य के देश के, एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, ये जो बेसिस पॉइंट कटौती हुई है, रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, रेपो रेट कम होगा तो बैंकों को आसानी से RBI से पैसे मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, तो इससे जो है मार्केट में पैसा बढ़ेगा। जितना ये रेपो रेट कम होता है उतना मार्केट में पैसा बढ़ता है। और जब पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स वाले में हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक्स ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और बहुत ही कम शब्दों में क्लियर होगी। UP गवर्नमेंट ने हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है, तो वाराणसी में की है। बजट इसका था 25 करोड़ रुपए। भाषा संग्रहालय वाराणसी में बना है। फिर जो है चर्चित काशी वाजिकी कारीबा, ये परमाणु संयंत्र है, कहाँ पे स्थित है ये, तो ये चर्चा में रहा था, ये जापान में स्थित है। गैगन स्टॉर्म का संबंध किससे है, तो सौर तूफान से है। आदित्य L1 ने इसको समझने में मदद की है। गैगन स्टॉर्म का संबंध किससे है, सौर तूफान से, याद रखिएगा। आदित्य L1 जो हमारा था उसने इसके बारे में अध्ययन किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा, तो ये भारत में आयोजित होगा। 2025 वाला कहाँ आयोजित हुआ, तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। मतलब ये दोनों याद रखना है, 25 और 26 दोनों, 26 वाला भारत में होगा। बांस के उद्यान थीम वाले हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो गुवाहाटी आसाम में किया गया है। बांस के उद्यान थीम पे टर्मिनल बना है गुवाहाटी में। फिर जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बने, इनका नाम है बरहम सली। और ये जो शरणार्थी उच्चायुक्त है, इसकी स्थापना कब हुई थी, UNHCR की स्थापना कब हुई थी, तो 14 दिसंबर 1950 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो ये UNHCR है, इसको 2 बार नोबेल भी मिल चुका है, 1954 और 1981 में। अगला है पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो ये गोरखपुर में UP में स्थापित होगा वन विश्वविद्यालय। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है, तो इनका नाम है अरेना साबालेंका, जो कि बेलारूस की है। लगातार दूसरी बार ये WTA प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक सैन्य अभ्यास, हॉक आई स्ट्राइक सैन्य अभ्यास, ये किसके किसके बीच में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अमेरिका ने किया है इसको। हॉक आई स्ट्राइक सैन्य अभ्यास ये अमेरिका और जॉर्डन के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो सीरिया में हुआ है। सीरिया में आतंकवादी ठिकानों को वो करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था अमेरिका द्वारा। तो हॉक आई स्ट्राइक याद रखिएगा।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूज़र कौन बनी है? इनका नाम है मिची बेंट हॉस। मिची बेंट हॉस जो है व्हील चेयर यूज़र हैं, ये अंतरिक्ष में गई। दिसंबर 2025 में कहाँ पे पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ यूपी में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अभी किया गया था दिसंबर 2025 में। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का विनर कौन रहा? तो ये अंडर 19 क्रिकेट है, एशिया कप है ये, और पाकिस्तान ने इसको जीता। रनर अप भारत रहा और आयोजन इसका हुआ दुबई यूएई में। AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो ने लॉन्च किया है। क्या नाम है सैटेलाइट का? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से? तो LV-M3 M6 रॉकेट से, LV-M3 M6 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का वजन 6100 किलोग्राम है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो जयंत विष्णु नरलिकर को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जयंत विष्णु नरलिकर को ये मिला है। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। जैसे हर राज्य हर साल अपना बजट पेश करते हैं, ये जो है 3 साल की इसमें योजना बन जाएगी और लगातार वो अपडेट होता रहेगा, जो भी चेंजेस आएंगे, तो इसको सतत बजट भी कहा जाता है। रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया गया फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। किस त्यौहार को दिसंबर 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसको डाला गया है? तो ये जो मतलब अमूर्त विरासत वाली सूची में दीपावली को भी अब डाल दिया गया है। भारत की ओर से यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अब तक 16 चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, और दीपावली से पहले जो 15वां शामिल हुआ था 2023 में गरबा को शामिल किया गया था। अभी दीपावली भी इसमें शामिल हो गई है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सुपर कप 2025-26 किसने जीता है? तो फुटबॉल क्लब जो गोवा है उसने ईस्ट बंगाल को हराया, तो गोवा जीता है इसमें ईस्ट बंगाल को हरा के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप में गोवा की जीत हुई है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है आंद्रेज बाबिस। और भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया है? तो गलवान घाटी लद्दाख में स्थापित किया है सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,500 फीट है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन रहा? तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जूनियर वाला है ये, इसमें जीता है जर्मनी ने। और जर्मनी ने किसको हराया? तो स्पेन को हराया। जर्मनी की जीत हुई, स्पेन को हराया। 3rd नंबर पे भारत रहा जूनियर हॉकी में। और आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था, तमिलनाडु के मदुरई और चेन्नई में। टाइम मैगजीन 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? तो नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के CEO हैं, नील मोहन। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? ISSF वर्ल्ड कप में भारत का स्थान दूसरा रहा। पहले नंबर पे चीन रहा, 9 पदक चीन को मिले हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं। जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं वही नंबर 1 रहता है। सेकंड पे भारत है, 6 पदक भारत को मिले हैं, 2 गोल्ड है जिसमें से। और 3rd पे अमेरिका है, चीन, भारत, अमेरिका। आयोजन हुआ ISSF वर्ल्ड कप का दोहा कतर में। फिर जो है खालिद जिया, जिनका हाल में निधन हो गया, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 3 बार ये प्रधानमंत्री रह चुकी थी बांग्लादेश की। खालिद जिया नाम है, याद रखिएगा। नई रामसर साइट हमारी कौन सी डिक्लेयर हुई है? तो सिलीसेर लेक और कोपरा जलाशय। सिलीसेर लेक कहाँ पर है? तो राजस्थान के अलवर में है। कोपरा जलाशय कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। और अब जो है रामसर साइट की संख्या 96 हो गई है। जब भी आपका कोई भी एग्जाम है उसके पहले रिसेंट गूगल सर्च करके ज़रूर जाएं कि कितनी रामसर साइट हो गई है। और अभी जब भी ये वीडियो बनेगा उसके बाद भी जब भी आपका एग्जाम है उसके 1 दिन पहले देख लें, क्योंकि रामसर साइट बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो जाती है। फिर जो है साइक्लोन दितवाह के से प्रभावित किस देश को भारत ने $450 मिलियन सहायता करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका को भारत सहायता देगा। कितने की? $450 मिलियन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन दितवाह आया था। ये कहाँ पे आया था दितवाह साइक्लोन? श्रीलंका में आया था। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इसको मतलब प्रभावित किया श्रीलंका को। दितवाह नाम किसने दिया था? तो यमन द्वारा ये नाम दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अरावली के कितने % भाग में खनन की अनुमति दे दी गई है? तो 0.19% में जो है खनन किया जा सकता है। ये जो है केंद्र सरकार ने जो है अनुमति दी है। 14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ था। ये बीच कहाँ पर स्थित है? तो सिडनी के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है बॉन्डी बीच। और यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जा रहा था उस टाइम पे, हनुक्का फेस्टिवल जिसको कहते हैं। तो हनुक्का फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यहूदी फेस्टिवल है ये हनुक्का फेस्टिवल। वही मनाते टाइम ही ये बॉन्डी बीच पर हमला हुआ था।
फिर जो है फिल्म फेयर OTT बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड किसको मिला है, तो ब्लैक वॉरेंट को मिला है बेस्ट सीरीज़ का। क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड किसको मिला है, तो पाताल लोक सेकंड को। और जो बेस्ट एक्टर हैं इसी पाताल लोक के ही एक्टर हैं जयदीप अहलावत, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है OTT फिल्म फेयर में। फिर है दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये किस नदी पर है ये परियोजना दुलहस्ती, तो चेनाब नदी पर है। NTPC के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये जो सेकंड स्टेज है ये 260 मेगावाट का है। फर्स्ट स्टेज जो है 2007 में बना था, जो कि 390 मेगावाट का था। ये वाला 260 का है। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा, तो मैग्नस कार्लसन। और ये शतरंज वाला वर्ल्ड कप है, रैपिड चैंपियनशिप है। ये नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। और भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता है अर्जुन एरिगेसी ने पुरुषों में, और महिलाओं की ओर से कांस्य पदक जीता है कोनेरू हम्पी ने। इन दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं ये। द 11 आवर पुस्तक के लेखक कौन है, इनकी पुस्तक जब भी आती है एग्जाम में जरूर आती है, सलमान रश्दी इसके लेखक हैं 11 आवर के। और इसमें ये जो 11 आवर है ये 5 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। पहला फीफा पीस प्राइज़, पहली बार ये पीस प्राइज़ दिया गया। और बहुत दिन से ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपने लिए नोबेल शांति वाला मांग रहे थे, तो ये फीफा का पहला वो पीस प्राइज़ बना दिया गया इसके लिए और इनको दे दिया गया। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD COP17 का मेजबान देश कौन रहा, तो अर्मेनिया इसका मेजबान देश रहा है। COP17 का जैव विविधता वाला जो COP होता है उस पर जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, अर्मेनिया में। मतलब आयोजित होगा 2026 कहाँ आयोजित होगा ये क्वेश्चन है, तो अक्टूबर 2026 में आयोजित होगा अर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 CBD COP17 अर्मेनिया में आयोजित होगा। और इससे पहले 2024 वाला COP जो 16 था वो कोलंबिया में आयोजित हुआ था। 16 जो है कोलंबिया में आयोजित हुआ था और जो CBD COP17 है वो अर्मेनिया में आयोजित होगा। वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, ये जो है AI और कॉपीराइट के लिए इसको लाया गया है। पूछा जा सकता है इसका संबंध किससे है, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, इससे जो है कॉपीराइट वगैरह लेने में या फिर क्लेम करने में इजी होगा। फिर जो है UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड किसको दिया गया है, तो इनमें 5 लोगों को दिया गया था। ये मतलब पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें एक इंडियन है, इनका नाम है सुप्रिया साहू। और इंस्पिरेशन और एक्शन कैटेगरी में इनको दिया गया है सुप्रिया साहू को, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रिया साहू। और यहीं पर एक और अवार्ड दिया गया था यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये मिला है जेनाली मोदी को। नेक्स्ट है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और ये जो है 250 मेगावाट 250 मेगावाट की है ये सुबनसिरी की जो दूसरी यूनिट है अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। फिर जो है उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, तो इनका नाम है अनु गर्ग, पहली महिला मुख्य सचिव है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की बनी है ये अनु गर्ग। भारत में जो अर्थक्वेक जोन होते थे वो एक नया जोन मतलब नया मैप आया है। इसके तहत अब भारत में कितने जोन है, तो 5 जोन है। पहले 4 जोन हुआ करते थे भारत में, एक नहीं था कभी, 2 3 4 ऐसे 2 3 4 5 इस तरह से 4 जोन थे। अभी जो है 5 जोन हो गए हैं, 2 3 4 5 6। ये 6वां जो है नया जुड़ा है, जो सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होंगे उनको 6 में डाला गया है। 1 जोन नहीं है यहाँ पे क्योंकि इतना कम प्रभावित कोई भी नहीं है एरिया। फिर जो है संसद के पास शांति विल का संबंध, संसद में पास शांति विल का संबंध किससे, तो एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र में निजी भागीदारी को खोलने से। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर भी जो है एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र में जा सकता है, तो यही है मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए है ये शांति बिल। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की जगह ही आया है। किस एक्ट की जगह आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 का जो एक्ट था उसकी जगह पे ही आया है। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है जोस एंटोनियो कॉस्ट, ये नाम याद रखिए, जोस एंटोनियो कॉस्ट चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। एक्सरसाइज एकाथा का आयोजन किया गया, ये 8th एडिशन था एकाथा का। भारत और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज होती है और एकाथा का आयोजन इस बार मालदीव में ही किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण ड्रोन इकाई का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध नगर यूपी में लोकार्पण किया गया। बहुत सारे यूपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, मतलब यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये ड्रोन इकाई लगी है, मतलब रक्षा उपकरण और ड्रोन इकाई सबसे बड़ी, तो गौतम बुद्ध नगर यूपी में, वही गौतम बुद्ध नगर नोएडा।
कहाँ एक सड़क का नाम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पे रखा गया है? तो लखनऊ में एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पे रखा गया है। पूर्वांचल का पहला यौन प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित होगा? तो मिर्ज़ापुर में स्थापित होगा यौन प्रोसेसिंग प्लांट। भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? यूपी में किया गया है महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? तो सिंगना आगरा में की गई है। दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना सिंगना आगरा में हुई है। दक्षिण कोरिया की महारानी, ये मतलब ये दिसंबर का करंट नहीं है, ये पहले ही आ चुका था, लेकिन ये यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि यूपी का है। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि किस महीने में की गई स्थापना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आलू के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सिंगना आगरा में। दक्षिण कोरिया की महारानी राजकुमारी श्री रत्ना की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। श्री रत्ना का मतलब प्रतिमा बनेगी यहाँ पे, मतलब उद्घाटन अनावरण हो गया है, 10 फीट की है। फिर जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना अनुपूरक बजट पेश किया अभी दिसंबर 2025 में? तो 24,496.98 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। भारत द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर हेतु प्रस्तुत स्थल कौन सा है? मतलब यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत की ओर से एंट्री दी गई है सारनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हाल में? तो शशि प्रकाश गोयल। किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार दिया है IIT कानपुर ने। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन अभी हाल में शुरू हुई थी और ये यूपी में शुरू हुई। कहाँ पे? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें यूपी की मैक्सिमम थी। तो इसको वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, और जल्दी ही जनवरी वाला भी आ जाएगा। और बाकी के भी जो चीज़ें चल रही हैं उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आप वो डाल के उसके बाद ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको सबसे अच्छा वीडियो मिलेगा। आप मतलब ये है कि आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे समझने भर का मिल जाएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट क्विज जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। ग्रुप डिटेल मैसेज करेंगे, डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस उसकी 500 ही है, वही जो हमेशा रहती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेड क्लासेस।